हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में मोटिवेशनल स्टोरी में। आज हम बात करेंगे जमशेदजी टाटा की। जी हाँ, आप सबने नाम सुना होगा, रतन टाटा। जमशेदजी टाटा की बात करेंगे, इनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि जमशेदजी का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी जिले में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नौशेरवान जी था और माता का नाम जीवनबाई था। उनके पैदा होने के थोड़े ही समय बाद उनके पिताजी बम्बई जाकर अपना कारोबार करने लगे। जमशेद जी जब 13 वर्ष के हुए तो उनके पिताजी ने सारे परिवार को बम्बई बुला लिया और जमशेद को आगे की शिक्षा के लिए बम्बई में एक कॉलेज में एडमिशन करा दिया। वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया और उसी साल हीराबाई डाबू से उनका विवाह हो गया। अब वह अपने पिताजी के कारोबार में उनका हाथ बटाने लगे और बहुत जल्दी उन्हें बिजनेस के सारे गुण सीख लिए। अब उनकी पहली उपलब्धि चिनचपुकली बम्बई के एक तेल मिल का सौदा करने से थी। वह मिल घाटे में चल रही थी और उसका मालिक उसे किसी भी मूल्य पर बेचना चाहता था। जमशेद जी के पिता ने जब उनसे पूछा कि वे तो रुई के व्यापारी हैं, वे तेल मिल का क्या करेंगे? जमशेद जी ने उत्तर दिया कि वह तेल की मिल को रुई की मिल में बदल देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। उनकी रुई की इस मिल ने उन्हें बहुत मुनाफा दिया। इससे खुश होकर उन्होंने अपने पिताजी से एक दिन कहा, अब हमें एक नई मिल लगा लेनी चाहिए जिससे हमारी सारी की सारी मशीनें आधुनिक होंगी। पिताजी ने पूछा, परंतु वो मशीनें आएंगी कहां से? वो बोले, मैं खुद लंदन जाऊंगा और लंकाशायर में रुई की मशीनें देखूंगा, फिर वहां से वैसे ही मशीनें खरीदकर अपने देश में ले आऊंगा। पिताजी ने कहा, ये तो तुम बहुत अच्छा करोगे, और उन्हें आज्ञा दे दी। एक ना एक दिन हमें अंग्रेजों का मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। जमशेद जी लंदन गए, वहां सारी जानकारियां इकट्ठा करी। जब वहां हिंदुस्तान वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पुरानी मिल को बेच डाला और उसके पैसे से नई मशीनों के लिए एडवांस दे दिया। नई मिल कहाँ लगाई जाए, उसके लिए वह स्थान ढूंढते रहे। अंत में उन्होंने नागपुर में मिल लगाने का निर्णय ले लिया। जो जमीनें उन्होंने खुद खरीदी थीं, वह रेलवे स्टेशन के बिल्कुल निकट थीं। मिल बन गई। कुछ ही वर्षों में उसकी धाक सारी मार्केट पे छा गई। एक दिन उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तानी मिलें तो केवल मोटा कपड़ा ही बना रही हैं और सारा कीमती कपड़ा तो विदेश से ही आता है, तो क्यों ना यहाँ अपनी मिल की रुई से कीमती और रेशमी कपड़े बनाने वाली एक मिल लगा ली जाए। उन दिनों अपने देश में स्वदेशी माल खरीदने का प्रचार जोरों पे चल रहा था। दादा भाई नरोजी इस प्रचार के मुखिया थे। एक दिन जमशेद जी उनसे मिलने गए। नरोजी उनकी योजना सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, मेरे पास पक्के सबूत हैं कि अंग्रेजी शासन हमारे देश में गरीबी फैला रहा है। कच्चा माल हमारा होता है, वे उसे लंदन ले जाकर अनेक प्रकार की वस्तुएं बना लाते हैं और यहाँ लाकर कई गुना अधिक दामों पर बेच देते हैं। एक तो हमें अपने ही माल के लिए बहुत अधिक दाम चुकाना पड़ते हैं, दूसरे हमारे यहाँ नौकरियों का अकाल पड़ता जा रहा है और दिनों दिन गरीबी बढ़ती जा रही है। उनकी बात का जमशेद जी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अब उन्होंने ठान ही लिया कि अपने देश में हमारी अपनी स्वदेशी इंडस्ट्री होनी ही चाहिए। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी एक स्वदेशी मिल लगाने का इरादा पक्का कर लिया। उन्हें कई दिनों तक कुर्ला मुंबई में एक बंद मिल बिकाऊ थी। उन्होंने उसे खरीद लिया। उसका नाम स्वदेशी मिल रखा, जो बहुत जल्द कीमती कपड़े बनाने लगी। इसके फौरन बाद उन्होंने टाटा एंड सन्स नाम से एक माल बेचने का फर्म बना ली। उनके माल की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और दाम विदेशी वस्तुओं से बहुत कम थे। उनकी मेहनत, लगन, सूझबूझ के कारण स्वदेशी मिल बहुत मुनाफा देने लगी। अब उन्होंने अपने देश के अतिरिक्त चीन, जावा जैसे देशों से भी वहां भी माल अपना भेजना शुरू कर दिया। बहुत जल्द उन देशों की मार्केट में बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे। काम इतना बढ़ गया कि अपना माल दूसरे देश में पहुंचाने के लिए उन्होंने टाटा लाइंस के नाम से एक शिपिंग कंपनी शुरू कर दी और उसी से अपना सारा माल भेजने लगे। पर उनके तो बहुत से अन्य सपने थे। वह स्टील बनाना चाहते थे, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ी संस्था की स्थापना करना चाहते थे। देश में बिजली की बहुत कमी थी, इसलिए वह बिजली का उत्पादन भी करना चाहते थे।
इन सबसे बढ़कर एक बहुत बड़ा और विशाल और शानदार और दुनिया में किसी भी कोने में स्थित किसी भी बड़े होटल से बेहतर एक होटल बनाना चाहते थे। वे जानते थे कि जिस देश के पास स्टील है उसके पास सोना है। स्टील मिल लगाने के बाद बहुत अधिक संख्या में बिजली की आवश्यकता होती है। उसका संचालन तथा विस्तार करने के लिए आधुनिक टेक्निक की आवश्यकता होती है। विदेशों से आने वाले मेहमानों के लिए उनके देश में भी अधिक सुविधाओं वाला एक होटल यहाँ बनाना अति आवश्यक होगा। वह बहुत दिनों तक अपनी योजनाओं की प्लानिंग करते रहे और फिर आखिर एक दिन वह अवसर आ ही गया। उन्होंने बताया गया कि बिहार के एक शहर चांद की खानों में कच्चे लोहे के बहुत बड़े भंडार हैं। उसके पास ही बरोरा में कोयला भी है। लगभग 17 वर्षों तक वह अपनी स्टील मिल लगाने के लिए कार्य करते रहे, परंतु उनकी योजनाओं के अनुरूप वह कच्चे लोहे और उत्तम प्रकार के कोयले का भंडार उपलब्ध न हुआ। फिर एक दिन जब बिहार के झरिया जिले में कोयले के बहुत बड़े भंडार पाए गए तो उन्होंने उसके करीब ही प्लांट लगाने का निर्णय ले लिया और उसके लिए दूर दूर तक सारी जमीन खरीद डाली। प्लांट के साथ साथ काम करने वालों के लिए उन्होंने वहां एक शहर बसा लिया, जिसकी चौड़ी सड़कें बना दी, आरामदायक मकान बना दिए, पार्क बना दिया, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेज बनवा दिए और मिल की स्थापना कर दी। बाद में उस शहर का नाम जमशेदपुर और स्टेशन का नाम टाटा नगर रखा गया। उनका यह सपना उनके स्वर्गवास होने के बाद ही पूरा हो पाया। जमशेदपुर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता गया। किसी ने कभी तक नहीं सोचा था कि यह प्रोजेक्ट इस देश का सबसे बड़ा स्वदेशी प्रोजेक्ट बन जाएगा। आज ही बहुचर्चित संसार की सबसे सस्ती कार नैनो का निर्माण यही कंपनी कर रही है और आज टाटा स्टील सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। शुरू में जिस प्लांट ने रेलवे लाइनें बिछाने के लिए अपने बनाए हुए स्टील से उनका निर्माण किया था और अंग्रेजी इंडस्ट्री को मात दे दी थी, आज वह इंडस्ट्री कारें, ट्रक, अनगिनत वस्तुएं बना रही है, जिससे देश की अरबों रुपए की बचत हो रही है। इसके बाद ही उन्होंने बेंगलोर में मॉडर्न साइंस एजुकेशन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के नाम से एक यूनिवर्सिटी स्थापित की, जो उनकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद ही अपना कार्य प्रारंभ कर सकी। स्वर्गवास होने से पहले उन्होंने अपनी जो वसीयत बनाई थी उसमें उन्होंने लिख रखा था, मेरे 2 बेटे हैं, मैं इस यूनिवर्सिटी को अपना तीसरा बेटा बना रहा हूँ और अपनी जायदाद से इसके लिए बराबर का हिस्सा रख रहा हूँ। उनका बड़ा अगला कदम था बिजली का उत्पादन। उन्होंने अपने जीवन काल ही में बंबई से लगभग 50 मील दूर खंडाला में एक हाइड्रो पावर प्लांट बनवाया। बंबई के निकट होने के कारण खंडाला में काफी वर्षा होती थी। उसका पानी इकट्ठा करके उन्होंने एक बहुत विशाल झील बनवाई। उसी के पानी से उन्होंने बिजली पैदा की। जर्मनी और अमेरिका से जनरेटर मंगवाए, इंग्लैंड से बिजली की तारें मंगवाई और उन्हें बिछाकर अपना प्रोजेक्ट संपन्न किया। उनकी मृत्यु के बाद कुछ ही वर्षों में उस बिजली को बंबई शहर तक पहुंचा दिया गया। उनका अंतिम बड़ा सपना था एक बहुत बड़े होटल का निर्माण करना। उसके लिए उन्होंने समुद्र के किनारे अपोलो बंदर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदी और बंबई के होटल ताज के लिए एक शानदार इमारत बनवाना शुरू कर दी। वे कहा करते थे कि मेरा होटल ऐसा होना चाहिए जो बंबई शहर और मेरे देश भारत की शान को बनाए रखे। अचानक एक दिन वह सख्त बीमार पड़ गए। उस समय तक उनके चारों प्रोजेक्ट में से कोई भी पूरा नहीं हो सका। उनके बेटों ने सोचा कि उनके स्वर्गवास होने से पहले उनका एक सपना तो साकार हो जाए। इसके लिए उन्होंने अपने हाथों से एक ताज होटल के एक भाग का उद्घाटन करवाया। आज ताज होटल केवल बंबई का ही नहीं, सारे देश का एक शानदार होटल माना जाता है। दुनिया के हजारों लोग इसके रख रखाव और सुविधाओं की प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। इसके उद्घाटन के थोड़े समय बाद 1904 में जमशेद जी एक दिन सोए तो सोते ही रह गए और इस दुनिया से चले गए। किसी ने सच ही कहा है, हजारों लोग अपने जीवन काल में बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, पर इतने बड़े नहीं जितने जमशेद जी ने देखे। यद्यपि उन सपनों की पूर्ति उनकी मृत्यु के बाद हुई, पर उन्होंने अपने जीवन काल में उनकी इतनी मजबूत बुनियादें बना दी थी कि आज उनका नाम अपने देश के नींव पत्थर माना जाता है।